प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हम सब चाहते हैं कि एक बार जो परसों हमारे वीर जवानों ने लड़ते लड़ते जहाँ मारते मारते अपनी शहादत चाइना बॉर्डर पे दी है, भारत और चाइना के बॉर्डर पे दी है, हम चाहते हैं कि 2 मिनट खड़े होके हम उनको नमन करें और उनके लिए 2 मिनट के लिए शांति पाठ रखें। ओम। 20 लाख करोड़ का जो पैकेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसई को, होटलियर्स को, छोटे कारोबारियों को, तबके को दिया है, उसमें हम कहाँ पे खड़े हैं और उस खड़े होने के साथ ही हमें इसमें मिलना क्या है। वो पैकेज वहाँ पे आया तो उसमें खास तौर पे जो कटरा की इंडस्ट्री थी वो कहीं फाल नहीं करती थी। वो इसलिए फाल नहीं करती थी कि ये कोविड आने पे तो हालात सारे मुल्क के खराब हुए, मगर हमारे हालात जो थे वो दफा 370 जब से हटे तब से ही हमारी स्टेट के हालात कारोबार की दृष्टि से, होटलियर की दृष्टि से, रेस्ट हाउस की दृष्टि से, रेडी वाले की तरफ से, छोटे मुलाजिम की तरफ से, सब जगह से वो एक रास्ते का मौका था। जब ये पैकेज आया तो उसमें एक थोड़ी सी किरण लगी कि इसमें हमें क्या मिल सकता है, मगर जब इसकी स्टडी की गई तो हम खास तौर पे जीएन के स्टेट के जो होटलियर, गेस्ट हाउस वाले, छोटे तबके के दुकानदार, जो लिमिट वाले थे, वो बहुत कम से कम लोग जो थे वो उस पर क्वालिफाई कर रहे थे। उसका कारण क्या था कि बैंक ने एक स्टिपुलेशन लगा दी जिसमें उसने कहा कि जो SMI2 बैंक का कोड है कि जो लोग 60 दिन के अंदर, 60 दिन का जिनका बकाया है, उनको इस पैकेज का फायदा मिलेगा। जो 61 दिन जिसके हो गए उसको कोई इसका फायदा नहीं मिलेगा। वेयर हैज कि हम सबको उस पैकेज में क्या मिल रहा था, उसमें सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो ये थी कि जो होटल खुलने पे अब आएगा, जो गेस्ट हाउस खुलने पे आएगा, जो दुकान वाला खुलने पे आएगा, जिसकी सीसी लिमिट है, वो जब कारोबार जब बंद हो गया 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जहाँ अभी हो सकता है कि कटरा को 6 महीने और लगे, तो वो रिवाइव कैसे करें। वो रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे, सॉफ्ट लोन, जिसमें गारंटर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी। और उस लोन को देने के लिए उसने कहा कि 2% की हम रियायत भी आपको ब्याज पे दे देंगे कि जो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। उसके अलावा जब दफा 370 यहाँ पे आई तो एक पैकेज हमारी स्टेट सरकार ने भी यहाँ पे अनाउंस किया था, जिसमें हम कटरा वाले और बाकी स्टेट का कोई भी फाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि जो केस इन रेगुलर जुलाई तक में है, अगस्त तक है, 4 अगस्त तक, उनको ही बेनिफिट मिलेगा। मगर वो बेनिफिट किसी को नहीं मिल पाया। उसमें बहुत से बेनिफिट थे जिसमें इंटरेस्ट सब्सिडी भी हो सकती थी और कुछ भी हो सकता था, मगर हमें वो अवेल नहीं कर सके। ये सारी चीज अब इस परिपक्ष में मैंने कुलदीप दुबे जी से बात की, बड़ू जी से बात की, अपने सहयोगियों से बात की, ब्लॉक चेयरमैन दोनों से बात की। अल्टीमेटली हमने कहा भाई कि इसमें इस त्रासदी से निकलने के लिए जब तक होटलियर के पास बैकअप नहीं होगा, जब दुकानदार के पास बैकअप नहीं होगा, जब मुझे काम करने के लिए पैसा नहीं होगा, जब मुझे तनख्वाह देने के लिए लोगों के पास जैसे है होगा नहीं, तो मैं आगे काम कैसे कर सकूंगा जब ये लॉकडाउन उतरे। अल्टीमेटली हमने सबने सोच के विचार के एक इंटरव्यू करने की कोशिश की, जो डॉक्टर जतेंद्र जी से हमने बात की, और एक वफद में 13 तारीख को मैंने अपनी तरफ से इनकी सबकी बात से एक हमने रिक्वेस्ट डाली, जिसमें हमने कहा कि रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल पैकेज फॉर होटल इंडस्ट्री होली टाउन कटरा अंडर द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पे ये जो हमने 13 तारीख को रिप्रेजेंटेशन की, इसमें मैं आपको इसकी प्रति भी दे रहा हूँ। इसमें मोटे तौर पे ये था कि हम लोग इसमें क्वालिफाई कर रहे हैं। ये क्वालिफाई करने के अलावा और भी बहुत से हमारे काम हैं। ये क्वालिफाई वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोन की पेंडिंग किस्त देनी है, जिन्होंने लोन देना है उनको फायदा हो रहा है। जिस आदमी ने लोन दे चुके हैं वो कहाँ पे जाएंगे? जिस आदमी ने लोन लिया था वो गुड पे मास्टर था, या उसकी किस्तें खत्म हो गई, तो वो कहाँ पे स्टैंड करता है? और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमने आगे लेके चल ली हैं, उनको हमने एड्रेस करवाना है। और डॉक्टर साहब ने पूरे तौर पे आश्वासन दिया है कि आप इसको तो पहले करिए, बाद में जैसे जैसे आपकी बाकी चीजें, हमारा बिजली का किराया है, हमारा जैसे फिक्स चार्ज बिजली का लगता है, हमारे बाकी चीजें जो हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से जीएसटी की रिबेट होनी चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से बाकी चीजों में होनी चाहिए, वो सारे इनकम टैक्स में जैसे होनी चाहिए, हमारे लाइसेंस जो है वो अंडरस्टूड आगे जाने चाहिए। कुछ किए भी हैं सरकार ने, वो एक एजेंडा बहुत लंबा चौड़ा है जिसमें हम कवर हमें होना ही चाहिए। जैसे खास तौर पे जो करोड़ों रुपए का जिनका जो आगे सीजन आने वाला था, और जिन लोगों ने स्टार्ट किया, अब कटरा खुलेगा, कब खुलेगा, वो माल कैसे आएगा, कैसे बनेगा, वो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो कितनी भरपाई करने की जरूरत है। उसका एक बहुत बड़ा
है। खास तौर पे जो गरीब लोग, जो दिहाड़ीदार जहाँ पे थे, जो काम करते थे, उनको बहुत बड़ी एक मार पड़ी है, उसके लिए है। मगर हमने एज ए टेस्ट केस मैंने कहा कि जो आत्मनिर्भर भारत के पैकेज में हम क्वालिफाई नहीं कर रहे, पहले तो इसको अमेंडेड करवाएं। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी बीजेपी सरकार को भी, और खास तौर पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, जिन्होंने 13 तारीख को मैंने जो रिप्रेजेंटेशन डाली, आप अंदाजा लगाइए उसी दिन जब मेल गई, और जो 14 तारीख उन्होंने फॉरवर्ड की, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल मुझे इंटीमेशन आ गई कि आप जो इसमें क्वालिफाई नहीं करते थे, ये सब लोग जो कटरा के हैं वो क्वालिफाई कर गए। इसमें हमको फायदा डेफिनेटली हुआ। फायदा उन लोगों को हुआ कि जो पेंडिंग अब लोन में थे, उनको एक क्वालिफाई कर गए कि वो 20% का लोन लेके कम रियायत दर पे आपको मिल सकता है। मगर इसके अलावा भी हमारी बहुत सी डिमांड है, वो एक चार्ट ऑफ डिमांड में सारी बनेगी, उस पर हम इसको एड्रेस करेंगे। इसके साथ ये जो हमारी इंडस्ट्री है कटरा की, खास तौर पे ये श्राइन बोर्ड का जो यहाँ पे स्थली है, मैं कहना चाहता हूँ अंदर से तो ये करोड़ों रुपए के ठेकेदार हमारे लोग जो काम करते थे वैष्णो देवी के ट्रैक पे, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को करोड़ों रुपए की उन्होंने लेवी दे दी है। दुकानों का किराया करोड़ों रुपए में उन्होंने उधार पे, बजाज पे, बैंक से लेके करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं। मैं आपके माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम अपने तौर पे भी उसको करेंगे, फाइट करेंगे। मैं माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को खास तौर पे उन दुकानदारों की तरफ से कहना चाहता हूं कि जब तक लॉकडाउन हो गया, आगे की परिस्थिति क्या होगी, कितनी यात्रा चलेगी, 2000 चलेगी, 4 चलेगी, 5 चलेगी, कब पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा तो फिर ये यात्रा चलेगी। मैं उनको निवेदन करना चाहता हूँ माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को और खासतौर पर गवर्नर साहब को कि जब लॉकडाउन जिस दिन से हो गया, उन दुकानदारों का आप हिसाब काट दें। जहां तक का वो किराया है वो आप वसूल कर लें। उसके बाद का किराया में हमें कटौती की जरूरत नहीं है। उस किराए में हमें ये कहना नहीं है कि आप 3 महीने या 6 महीने लॉकडाउन रहा तो लॉकडाउन के बाद 6 महीने आपको और एक्सटेंड करेंगे, वो भी जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि आप उन दुकानों को खाली करवा लें, और दुकानें खाली कराने के बाद जिसकी जितनी नस मड़ी वहां पे पड़ी है, जितने पैसे वहां पे पड़े हैं, उनको आप वापस दे दें। क्योंकि यात्रा, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कटरा की स्थिति जो है वो बाकी जगह से नहीं मिलती है। कटरा तब चलेगा, यात्रा तब चलेगी जब पूरा हिंदुस्तान ठीक होगा। कटरा तब चलेगा कि जब लोग अपने आप को सेफ समझेंगे। और जो एमएचए की गाइडलाइन है, एसओपी है जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कि यात्रा जब खुलेगी तो 4000, 5000 कितने लोग जाएंगे, कैसी किस व्यवस्था में वो यहाँ पे रुकेंगे, कैसे वहाँ जाएंगे, वो अभी मौके पे कहना तो मुझे लग रहा है कि वो कहने की जरूरत नहीं है। ये बहुत टाइम खास तक लग सकता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जितने सफर कटरा की इंडस्ट्रीज में हुई है और जितने यहाँ के लोग हुए हैं, मैं कह सकता हूँ कि मेरे ख्याल हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं हुए होंगे। मैं फिर एक बार आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपके और अपने और हमारे सबके डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिल की गहराइयों से, भाजपा की तरफ से, कटरा निवासियों की तरफ से, जम्मू के लोगों की तरफ से और खास तौर पे होटल इंडस्ट्री की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने इसमें रिलैक्स करवाया, हम लोग क्वालिफाई कर गए हैं। और इसी के साथ और भी कहना चाहता हूँ कि बाकी भी हमारे बहुत से मुद्दे हैं, हम इनको बराबर तरीके से इसको चार्ट आउट करके फिर आपके समक्ष उनके पेश हो जाएंगे। यही कह के मैं आपसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, ये जो पैकेज की आज आप बात कर रहे हैं, इसमें कटरा होटल एसोसिएशन का क्या रोल है, और रोल है भी है कि या नहीं? इसमें हम सबका रोल, इंडिविजुअल किसी ने फाइट की, होटल एसोसिएशन ने फाइट की, एज ए बीजेपी एक्सएमएलए मैंने फाइट की, या मेरी कोर ग्रुप ने फाइट की। हर क्वार्टर पे हम अपने अपने तरीके से सब लोग लगे हुए थे, और सब लोग लगे थे, कुछ का तरीका लाता था, हमारा तरीका लाता। हमने एक ही बात को पकड़ा कि जैसे एक बड़ा काम जो है वो पहले हो जाए तो उसके बाद बाकी चीज़ों को पकड़ेंगे। इसका मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, होटल एसोसिएशन को भी देना चाहता हूँ, बाकी अपने साथियों को भी देना चाहता हूँ कि जो अपने अपने तरीके से सब जगह इसको पैरवाई करने में लगे हुए। सर, जो आपने ये पेज भेजा है या भेजेंगे, इस पे क्या होटल एसोसिएशन के सिग्नेचर हैं या स्टैंप है? ये जो पैकेज आत्मनिर्भर भारत की तरफ से था, ये सिर्फ होटल वालों के लिए नहीं था, इसमें रेहड़ी वाले के लिए भी है, इसके लिए इंडस्ट्री वाले के लिए भी है, इसके लिए सब जगह है। इसके लिए कोई ऐसा आदमी कारोबार जो करता है एमएसएमई के अंदर जो आता है उसमें सब है। और रही बात, मैं होटल एसोसिएशन के दस्तखत हो या नहीं हो उसमें कोई बात बहना नहीं करती। मैं यहाँ का, मेरा अपना भी होटल है, मेरा अपना भी इंटरेस्ट है, सीधी सी बात है। और खास तौर पे मैं कटरा से हूँ तो मुझे कटरा का भी इंटरेस्ट है। तो उससे भी आगे मैं यहाँ का एमएलए रह चुका हूँ, इसलिए भी मुझे इसमें गरज थी कि कुछ ना कुछ रिलीफ हमें मिले, कुछ ना कुछ अगर दुरुस्ती हो तो वो हो सके। इस पर तो कोई बात है। सर, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी आपने बोला कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे बिजली को लेके है और कोई जीएसटी को लेके है, वो आप बात बहुत सारा एजेंडा वो आप बाद में करेंगे। एट प्रेजेंट सर, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास फैमिली
आज की डेट में अगर कोई यहाँ पे सफ़र कर रहा है तो वो मिडिल क्लास फैमिली को बहुत सफ़र कर रही है, क्योंकि उनका टोटली कारोबार उनके बंद हो चुके हैं। स्कूलों के तरफ से उनको मैसेज आ रहे हैं कि फीस के लिए उनको बोला जा रहा है। गरीब क्या है, गरीब को राशन मिल रहा है, वो सर्वाइव कर रहा है अपनी जगह पे। अमीर बांट रहा है, गरीब खा रहा है। जो मिडिल क्लास फैमिली है उसके लिए सरकार की तरफ से कौन सी आएगी? अगर आप इन टोटो में अगर आप देखें ना, तो सरकार की नीति जो है वो सबके लिए है। गरीब को वो राशन दे रहे हैं। मिडिल क्लास फैमिली में आपको दावे के कह सकता हूँ कि हमारी एवरेज में 10% सरकारी मुलाजिम है। 10% के हिसाब से अगर आप 5 को उसमें ज़रूर दें तो 50% लोग जो हैं वो बिजनेस क्लास के अलावा कारोबार उसमें नौकरी पेशा में आते हैं। रही बात, सरकार ने जितने एंटरप्रेन्योर हैं, चाहे वो रेडी वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, ड्राइवर से लेके, सिर्फ दिक्कत कहाँ पे आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि उनको प्रॉपर कोई गाइड करने वाला उनको गाइड करने वाला नहीं है। और दिक्कत कहाँ पे आ रही है? सरकार के पास जो सब कुछ आ रहा है, मैं आपको कहना चाहता हूँ आज सरकार की मशीनरी जो है वो तरीके से उनको बांट नहीं रही है और पहुंच नहीं रहा है। सरकार की तरफ से बिल्कुल एक समतल लेवल पे सब लोगों का एड्रेस किया गया। सर, बैंकिंग की तरफ से अभी तक राहत है, सितंबर तक जीएसटी वाले जो ये भी अभी तक राहत दे रहे हैं, पर सर सारे बिजनेस दायरे छोटे से लेके बड़े तक कटरा में सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। पर फिर भी जो बिजली के बिल, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हम बाद में बात करेंगे, पर एट प्रेजेंट बिजली वाले क्या कर रहे हैं कि पिछले दिनों में कुछ प्रीमिसेस की बिजली काटी हुई थी। तो क्या अभी टाइम नहीं है उनको पूछने का कि अभी उनको पूछा जाए कि भाई अगर किसी की दुकान बंद है तो उसको बिल किस बात का दे रहे हैं? बिजली की एक बड़ी पुरानी दास्तान है और एक बड़ा ये पचीदा केस है। मैं आपको डिटेल में कहना चाहता हूँ, और कहीं ना कहीं हम सब लोग लगे थे। आज तक बिजली का कहीं भी रिलीफ मिला है तो सिर्फ रेजिडेंशियल पर्पस के लिए मिलता था। गवर्नमेंट ने 370 के बाद, यहाँ की गवर्नमेंट जो गवर्नर साहब थे, और ये सब लोगों को परस्यू करने के बाद एक बहुत बड़ा पैकेज हमें मिला था। पैकेज ये मिला था कि आपके आउटस्टैंडिंग के ऊपर जितनी भी लेवी है और जितना इंटरेस्ट है उन्होंने बेवाफ किया था। उसकी जो पहले किस्त थी वो मार्च में थी, फिर अप्रैल में थी, फिर मई में थी। जब से लॉकडाउन हो गया तो वो डेफर होती गई। डेफर होने तक वो आज तक डेफर हो गई। आज की डेट में उसकी जो 30% की पहली किस्त है उस सारे में वो हमारी जून में है, अगले वाली जुलाई में है, उससे अगले वाली अगस्त में है। और मुझे जो यकीन है कि अगर परिस्थितियाँ फिर भी लोगों की पे करने की नहीं हुई तो जैसे उन्होंने डेफर 3 महीने के लिए की है और 3-4 महीने 2 महीने के लिए डेफर हो सकती है। अब उसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि कई एवरेज तौर पे 40% आपका बेवाफ हो गया किराया, जो आपको इंटरेस्ट पड़ा था। जो इंटरेस्ट पड़ा था वो बेवाफ है 40%। एक हमने डिमांड जो हमारे साथियों ने, सहयोगियों ने, कुछ लोगों ने अपने अपने फोरम पे की थी, वो ये की थी कि होटल इंडस्ट्री और जो दूसरे लोग हैं इनके जो आप फिक्स्ड चार्जेस लेते हैं जो है वो बेवाफ होने चाहिए। कुछ स्टेटों ने बेवाफ किए भी हैं, हमारी स्टेट ने बेवाफ नहीं किए, उन्होंने डेफर कर दिए 3 महीने के लिए। वो एक लड़ाई लड़ने वाली है। डेफर ये है कि आपका 100 किलोवाट है तो आपको 105 रुपये के हिसाब से वो एक पेमेंट, आप 10 चुनटे ले, 20 चुनटे ले, 30 चुनटे ले, वो आपको पैसे पे करना ही करने हैं। मगर वो गवर्नमेंट की कंसिडरेशन में है और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसमें हमें फाइट करने की ज़रूरत है, ताकि कि जो फिक्स चार्जेस हमें पड़ रहे हैं लॉकडाउन से, अगर लॉकडाउन 6 महीने रहता है, हो सकता है कटरा 1 साल का लॉकडाउन रहे, 9 महीने का रहे, सब जगह खुलेंगी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कल उधमपुर था, एक दिन पहले रियासी था, सब जगह कारोबार खुल के है। कहीं जगह में 25% की एवरेज है खुलने की, कहीं 30 है, कहीं 40 है, मगर कटरा में 0% है। वो 0% इसलिए है कि मेरी पॉपुलेशन जो कटरा की थी, जहाँ की फ्लोटिंग, वो सारी की सारी अपने घरों में चली गई। सारी इंडस्ट्री जो बेस करती थी वो पिलग्रिम्स में करती थी। हमारी पिलग्रिम्स की जब दुकानें खुलेगी, जब कारोबार खुलेगा, जब पिलग्रिम आएंगे, और पिलग्रिम भी जब तक संख्या में नहीं आएंगे तो खुलने का कोई फायदा नहीं। आज ऐसे कुछ लोगों ने चर्चा हो रही थी कि 6000 से शुरू करेंगे। 6000 से शुरू करेंगे तो वो कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, क्या उसकी SOP होगी, क्या उनकी क्वारंटीन होगी कि नहीं होगी, कोई आएगा कि नहीं आएगा? सर, आपने कहा कि गवर्नमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन मशीनरी में प्रॉब्लम है, तो यही रीज़न है कि गांव में BDCs जो हैं उनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो 1 किलो सरकारी अनाज जो गांव में ज़रूरतमंद लोग हैं उनको दे सकें। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया, और शायद मैं थोड़े दिनों से देख भी रहा हूँ, ये मेरे सामने BDC चेयरमैन यहाँ पे बैठे हैं, इस तरफ श्याम जी बैठे हैं, उस पर चंद्रमोहन जी बैठे हैं। ये अपने तौर से शिद्दत से सारी बातें रख रहे हैं, और रखने के बाद ये हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। रखने के बाद थोड़ा सा फ़र्क ये पड़ा कि जब हम अपने इंडिविजुअल हकूक़ की बात करते हैं तो थोड़ा सा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा हम कमज़ोर से रहते हैं। मगर मैं इन दोनों को और बाकी साथियों को भी तवक्को से कहना चाहता हूँ कि इनके संविधान के मुताबिक और एक्ट के मुताबिक इनके पास पर्सनैलिटी ऑफ पावर्स है,
और उन पावरों को यश करने की जरूरत है और उनको इनको देने की जरूरत है। और मैं इनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि बिना पावर्स के होते हुए भी ये जितनी मेहनत, तनदेही और जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और ये एक मिसाल के तौर पे होगा। और अभी यहाँ पे बैठे थे, अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई मैसेज इनको भी आ रहा था जो मेरे कानों में पड़ा, और ये बिल्कुल सही पथ पे कर रहे हैं और सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं, और मैं दावे से कहता हूँ कि ये भी मसले हल करेंगे। सर आखिरी सवाल, सर विंदर रैना जी टोल प्लाजा कब खड़े हैं? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि टोल प्लाजा की जो बात है, ये तो बड़े लेवल की बात है, मैं आपसे क्या छोटी बात करूं, मगर टोल प्लाजा का इन टोटो में जो सारी सीट है वो एक डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। आप टोल प्लाजा के पहले उस रोड की तरफ जाइए कि जब हम कटरा में आते थे आज से 4 साल पहले, 6 साल पहले, मुझे आज तक याद है कि कई बार लोग 6 बजे जम्मू से चलते थे तो रात को 2 बजे कटरा पहुंचते थे, आपको भी याद होगा। टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम उस सड़क को एड्रेस कर सकें, टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम उस सड़क की मरम्मत को ठीक कर सकें, टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि मेरी गाड़ी में तेल कम लगे, टोल प्लाजा इस बात के लिए है कि हम टोल प्लाजा की जगह से ही सारी जगह पे ले चले। आज कटरा के लिए सड़क सामने है, आज जोड़ी वाला भी कहता है कि मेरी ऐसी आप रोड बना दो, मैं टोल देने के लिए तैयार हूँ। आज अरनास वाला भी कहता है, रेलवे स्टेशन पिछले दिनों अरनास वालों ने डाल के भेजा कि हमारे भी 4 लेन आप कर दें। उसके बाद टोल प्लाजा लगेगा, पैसे हमें देने पड़ेंगे, जब तक नहीं देंगे तो हम जो ख्वाब देख रहे हैं कि 6 लेन हम 6 घंटे में कटरा से दिल्ली जाएंगे, तो तभी दिल्ली जा पाएंगे 6 घंटे में जब हमारी रोड दुरुस्त होगी, जब हमारी बाकी चीजें ठीक होगी। ये टोल प्लाजा का इशू मेरे ख्याल छोटी सी बात को बड़ा बनाया गया है। यूटी में लगती है टोल प्लाजा? बिल्कुल डेफिनेटली लगते हैं यूटी में टोल। यूटी जो है वो क्वालिफाई करती है टोल के लिए। जो चंडीगढ़ का जो रेफरेंस लोग दे रहे हैं उसमें फर्क है। चंडीगढ़ की टेरिटरी बिल्कुल छोटी सी है, उसके बाहर जितनी सड़कें चंडीगढ़ को लीड करने वाली है, मैं यहाँ से अगर चंडीगढ़ के लिए जाऊँगा मेरा 700 रुपये का टोल लगता है, जहाँ से पंजाब से लेके वहाँ तक के लिए। अंदर जो उसकी पैराफेरी है 12 किलोमीटर की पैराफेरी है, उसमें अंदर तो टोल होगा नहीं, जैसे कटरा के अंदर आपको टोल नहीं है, वो टोल लगते हैं।